ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं, मैंने ये पढ़ाया था डिफरेंस के जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? कंपोनेंट और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है बताएं, कोई बताएगा? नहीं पढ़ाया था मैंने। अच्छा, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें पड़ी हुई हैं तो आ जाएं। आ जाएं भाई, आ जाएं। कौन सी टाइमिंग रखें, कौन सी टाइमिंग रखें बताएं, क्या ख्याल है आपका टाइमिंग के हवाले से? हाँ देखेंगे, मॉर्निंग में करेंगे इंशाल्लाह। अभी स्कूल चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसीलिए ये चीजें हमने पढ़ी हुई है। ठीक है ना? ये लास्ट में हमें स्लाइड देखनी है, टोटल एटीपी 36 कैसे बनेगी, पहले भी देख के आएंगे ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब साइकिल में। आज इसी ईटीसी पढ़ रहे हैं, ये भी चीज पढ़ी थी हमने। ठीक हो गया, यहां तक हमने पढ़ा था। भाई आ जाएं, गौर से सुनते जाएं, समझते जाएं कि व्हाट वी आर गोइंग टू पढ़ेंगे नाउ। व्हाट वी आर गोइंग टू पढ़ेंगे नाउ, वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमने पढ़ा था कि ये कॉम्प्लेक्स 1 है, इसको नाम दिया था NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 1 को नाम क्या दिया था? NADH डिहाइड्रोजिनेज। और कॉम्प्लेक्स 2 को क्या नाम दिया था, कौन बताएगा? कॉम्प्लेक्स 2 को नाम दिया था FADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 को क्या नाम दिया था? साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 को क्या नाम दिया था? साइटोक्रोम A या A3 या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये चीजें थी। अभी सुने, यहाँ पे आपको एक प्रोटीन नजर आ रही है, एक नजर आ रही है, ये यूबिक्वानिन नजर आ रहा है आपको, ये जो आपको नजर आ रही है कॉम्प्लेक्स 3 एक ही प्रोटीन नजर आ रही है, ये साइटोक्रोम C नजर आ रहा है। ये इसके कंपोनेंट हमने पढ़े थे। यहाँ पे कौन से प्रोटीन थे? साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। तो इस स्लाइड को छोड़कर, अच्छा यहाँ पे थोड़ी चीजें मुझे आपको दिखानी है। देखें, ये तो देखें कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो कॉम्प्लेक्स 1 को NADH आके हाइड्रोजन देगा, है ना? और कॉम्प्लेक्स 2 को हाइड्रोजन कौन देगा? कॉम्प्लेक्स 2 को इसको यहाँ पे FADH आके हाइड्रोजन देगा, नहीं लिखा हुआ हमने। FADH आके हाइड्रोजन देगा। दोनों किसके थ्रू अपने हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचाएंगे, ये कमेंट में लिखें तो मैं आगे चलूं भाई। UQ या कोएंजाइम Q, ठीक है। तो ऐसा UQ जैसा थर्ड और फोर्थ के बीच कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो थर्ड से फोर्थ तक। C। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, जो साइटोक्रोम B है, ये B, इसको रिड्यूस कौन करेगा? B को रिड्यूस कौन करेगा, उसका नाम बताएं। यूबिक्वानिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, वो हाइड्रोजन नहीं लेता। मैंने पढ़ाया था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं और ये दोनों हाइड्रोजन कैरियर हैं। ये हाइड्रोजन कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोथ, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन। हाँ तो यूबी, अच्छा इस बी को ऑक्सीडाइज कौन करेगा ये बताएं तो मैं आज से टॉपिक, आज का मतलब यहाँ इस टॉपिक को आज से मैं आगे लेके चलूं। साइटोक्रोम C, वेरी गुड। अच्छा भाई, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपके सामने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हो रहे हैं थर्ड तक, इधर से भी थर्ड तक विद द हेल्प ऑफ यूबिक्वानिन, इधर से फोर्थ तक विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम C। तो इधर से
इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हाथ में जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स वाले मिलकर वाटर बनाते हैं, जिसको मेटाबॉलिक वाटर कहा था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है भाई, ये काम करता है एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड एज अ प्रोटॉन पंप। दोनों का काम करता है, प्रोटॉन को पंप करता है और इलेक्ट्रॉन को। कैरियर की जब बात करें तो हम कहेंगे ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेकर अगले तक पहुंचाएगा, ये कैरियर हो गया। अगर इस साइड से उस साइड यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन कोई भी कैरियर अक्रॉस द, कोई भी मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन किसी को क्रॉस कराए तो हम उसे कहेंगे पंप। तो मुझे बताएं पंप किसको करेगा, कॉम्प्लेक्स 1, और कैरी किसको करेगा? पंप प्रोटॉन को करेगा। अब जो प्रोटॉन को पंप करेगा उसमें एनर्जी यूज होगी। जैसे मैं बताऊं, इसमें ये जो है ना कॉम्प्लेक्स 1, इस कॉम्प्लेक्स 1 में एक ऐसा होल होगा जिससे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, एक ऐसा होल होगा इसमें से जिसमें से प्रोटॉन क्रॉस करेंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वजह से यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। मैट्रिक्स वाले, एनएडीएच वालों की बात नहीं कर रहा, मैट्रिक्स वाले वो अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्ट होके अंदर आएंगे उस पंप से, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उसको इस्तेमाल करके इन प्रोटॉन को बाहर धकेल दिया जाएगा। वो जाकर गिरेंगे प्रोटॉन कहां पर जाके गिरेंगे, कमेंट में बताएं तो। प्रोटॉन कहां पे जाकर गिरेंगे, कौन सी स्पेस में गिरेंगे? आप कहेंगे सर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। तो ये भाई जो जगह छोटी है यहाँ पे प्रोटॉन अक्यूमुलेट होंगे। अभी अभी सुनना है, कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन को पंप करेगा, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 भी करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 भी करेगा। ये मैंने लिखा हुआ है आपके सामने कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो 4 प्रोटॉन को पंप करता है, वो 4 प्रोटॉन को पंप करता है। कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन को पंप करता है। जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो भी 4 को, और जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो 2 प्रोटॉन को। अभी मुझे मिला के बताएं तो ये कितने प्रोटॉन पंप हुए? 4 इधर से, 4 इधर से, 4 इधर से, 10। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 10 प्रोटॉन पंप हुए, ये 10 प्रोटॉन NADH पंप करवाएगा या FADH पंप करवाएगा या दोनों करवाएंगे? अगर दोनों करेंगे तो कैसे भाई? सुने बात को, सुने, FADH नहीं करवा सकेगा। सुने जरा, सुने फिर कहें बोथ। सुने, ये NADH फर्स्ट कॉम्प्लेक्स तक जा रहा है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। किसके पास नहीं जा रहा NADH का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन? सेकंड के पास नहीं जा रहा। क्यों जाए? उसका काम ही नहीं ऐसा, वो पंप करता ही नहीं। अच्छा, अगर आप FADH के हाइड्रोजन को देख लें, इलेक्ट्रॉन को देख लें, तो FADH के इलेक्ट्रॉन कौन से कॉम्प्लेक्स पर नहीं जाएंगे बताएं? आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स 1 पे नहीं जाएंगे। किस पर जाएंगे? सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो मुझे बताएं क्या FADH ये 4 प्रोटॉन पंप करवाएगा जो फर्स्ट से होते हैं? नहीं भाई। तो FADH आपके पास टोटल 6 प्रोटॉन पंप करवाएगा आउटर स्पेस में। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? अब मुझे लोकेशन बताएं, FADH कौन कौन से कॉम्प्लेक्स पर प्रोटॉन पंप करवाएगा, कितने कितने करवाएगा? अगर FADH को फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट करता तो FADH भी 10 प्रोटॉन पंप करवाता, मगर FADH बीच से गाड़ी पे चढ़ा है, कराची से गाड़ी निकली, ये हैदराबाद से चढ़ा है, तो इसने तो कराची देखी नहीं है ना। तो FNADH शुरू से घूमता है सारे सिटी। तो चलें, छोड़ें इस बात को, सिटी को छोड़ें। अब ये बताएं प्रोटॉन का जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रहेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी, प्रोटॉन का ग्रेडियंट, मैं कहता हूं
प्रोटॉन का ग्रेडियंट के लिए ये टर्म यूज होता है पीएमएफ, प्रोटोनोमोटिव फोर्स। प्रोटोनोमोटिव फोर्स, ये प्रोटोनोमोटिव फोर्स का मतलब है प्रोटॉन का ग्रेडियंट ये बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, प्रोटॉन बाहर धकेलते जाएंगे, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, और अंदर चार्ज कौन सी, नेगेटिव 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 चार्ज। तो भी भाई प्रोटॉन बढ़ गए हैं, प्रोटॉन के इस प्रेशर को कह रहे हैं, फोर्स को कह रहे हैं पीएमएफ, प्रोटोनोमोटिव फोर्स। अगर 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 सवाल पूछ रहा हूं मैं, ये प्रोटॉन बड़े काम के हैं, ये एटीपी बना के देंगे आपको। अगर आपने यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी तो प्रोटॉन पंप होंगे, नहीं होंगे तो ये पीएमएफ इंक्रीज होगा, यानी बाहर प्रोटॉन इकट्ठे होंगे, नहीं होंगे तो भाई एटीपी नहीं बनेगी। इसका मतलब एटीपी का बनना इस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन के ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, और प्रोटॉन का ग्रेडियंट हमेशा छोटी स्पेस में बनाया जाता है। मैं पढ़ाऊंगा क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाया जाता है थैलाकॉइड के ल्यूमेन में, स्ट्रोमा में नहीं। यहाँ पे भी जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाया जा रहा है वो छोटी स्पेस में बनाया जा रहा है, इस मैट्रिक्स में नहीं, बड़ी में नहीं। क्यों, रीजन क्या है छोटी स्पेस में ग्रेडियंट बनाने का? रीजन क्या है? क्योंकि जितनी छोटी होगी उतना ग्रेडियंट जल्दी में क्रिएट होगा, और यही ग्रेडियंट आगे जाके एटीपी बनाएगा। अभी एटीपी के बनने को देखें, अभी तक मैंने इस कॉम्प्लेक्स की बात आपसे नहीं की, 4 कॉम्प्लेक्स को पढ़ चुके हैं, अभी मैं 5वें कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। करूं बात 5वें कॉम्प्लेक्स की? करूं बात 5वें कॉम्प्लेक्स की? आ जाएं। अब ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की पूरी। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी हो गई, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन रहा है। अब ये प्रोटॉन इधर से इधर क्या है, प्रोटॉन ज्यादा, इधर क्या है कम, तो अंदर से बाहर आएंगे या बाहर से अंदर आएंगे? कहां कोशिश करेंगे प्रोटॉन? बाहर से अंदर आने की कोशिश करेंगे, बाहर से अंदर, क्योंकि बाहर ज्यादा है। मशीका कह रही है कॉम्प्लेक्स 2 जस्ट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पंप कर रहा है। पहले तो ये बात गलत है कि इलेक्ट्रॉन पंप नहीं होते, पंप का मतलब है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जस्ट हाइड्रोजन कैरियर है। ये इलेक्ट्रॉन जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन को लेकर एफएडीएच से थर्ड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाएगा विद हेल्प ऑफ यूनिक वन। ये कैरियर हो गया, पंप उसे कहेंगे जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन करे, मेम्ब्रेन के अक्रॉस करे, ठीक है ना? अच्छा सुनिए, हाँ कैरियर है, कैरियर है सिस्टम। सिस्टम प्रोटॉन ग्रेडियंट वेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगी, बिल्कुल प्रोटॉन ग्रेडियंट वेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगी। अब देखें, मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स देखें, इसको हमने कहा है F0, को कहा ये जो यहाँ पे ये और ये जो प्रोटीन है इसको मिला के हमने कहा है F0, और ये जो इधर से ये कंपोनेंट है इसको कहा है F1, F0 आपके सामने बना हुआ है, ठीक है ना? F1 और F0 ये बने हुए हैं आपके पास सामने। तो ये जो F1 है और F0 हैं, इनको हम मिलाकर, दोनों को हम मिलाकर हम क्या कहते हैं बताएं कमेंट में? हम कहते हैं ऑक्सीजोम। क्रिस्टी पर है भाई, हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, अगर पानी तभी यार, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर एटीपी बनती है, अभी कहेंगे क्रिस्टी पर ऑक्सीजोम पर एटीपी बनेगी। और ऑक्सीजोम के कितने पार्ट हैं? 2, F0 और F1। अभी जैसे ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ेगा, F0 को हम कहते हैं चैनल, F0 को कहते हैं चैनल। चैनल उसे कहेंगे जो पैसिवली किसी चीज को क्रॉस करे, पंप उसे कहेंगे जो एक्टिवली किसी चीज को क्रॉस करे मेम्ब्रेन। ये पंप एक्टिव होंगे, इनमें एटीपी खर्च नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्च होगी। ये चैनल पैसिव होगा, इसमें कोई भी किसी किस्म की एनर्जी खर्च नहीं होगी। जो F0 है उसको चैनल कहा, किसके लिए चैनल है भाई? इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए? प्रोटॉन के लिए।
कहां से प्रोटॉन कहां जाएंगे, बाहर से अंदर। पीएमएफ हाई है जहां से, वहां से निकलेंगे, कहां पे आएंगे, मैट्रिक्स की तरफ आएंगे। तो जब प्रोटॉन F0 में आएंगे तो ये F1 एक्टिवेट होगा। F1 को एक्टिवेट कौन कर रहा है, प्रोटॉन, यानी F0 एक्टिवेट कर रहा है। तो जब ये F1 एक्टिवेट होगा, अब F1 को क्या कहते हैं सुनिए, F1 को हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, या F1 को हम कहते हैं एटीपेज कॉम्प्लेक्स। मतलब F1 के पास एटीपी बनाने वाला एंजाइम है, इसीलिए हमको इसको एटीपेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एटीपी बनाने वाले एंजाइम को एटीपेज भी कहते हैं, एटीपी सिंथेटेज भी कहते हैं, एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ये प्रोटॉन निकलेंगे, भाई सुनिए, जब 3 प्रोटॉन निकलेंगे ना, बाहर से अंदर मैट्रिक्स में आएंगे ना, तो इतनी उनमें से एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि आप एक एटीपी बना सकते हैं। तो ये एटीपेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, दावत देता है एडीपी को और एक फास्फेट को, उनके बीच एनर्जी को रखता है, उनके बीच एनर्जी को रखता है। और ये एनर्जी, ये एडीपी, ये फास्फेट आपस में मिल गए तो बन गई एटीपी। इस एटीपी के बनने को कहते हैं फास्फोराइलेशन, जो कि कहां पर होगी, ऑक्सीजोम पर, ऑक्सीजोम के F1 पर। F1 को हेड भी कहते हैं, सही है, और F0 को स्टॉक या बेस कहते हैं। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। अगर मैं पूछूं F1 जो है मैट्रिक्स वाली साइड से है या आउटर साइड से है, ऑक्सीजोम इस सारे को कह रहे हैं। ऑक्सीजोम हमने पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, ओके। अभी अभी देखें, मैं इस चीज को क्या करूं, सेव करूं, और सेव करने के बाद ये मिटा कर आपको थोड़ी बात समझाऊं फिर। अब देखें, ऑक्सीजोम क्या है मैं आगे आपको बता रहा हूं, इसको छोड़ें। अब ये जो यहाँ पे एटीपी बनी, इस एटीपी के बनने को फास्फोराइलेशन कहते हैं। और एटीपी के बनने के लिए जो सारा मैकेनिज्म चल रहा है, इसको फोटोफास्फोराइलेशन, केमियोस्मोसिस कहते हैं। मैं केमियोस्मोसिस आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें भाई, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फिर से आ गई आपके सामने, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फिर से आपके सामने आ गई एक और शेप में। अब ये शेप देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, आप ये देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की शेप। आप देखिए ये जो शेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ये कैसी है, वही है। मैंने इसकी डिटेल बनाई है, थोड़े कंफ्यूज ना हो और गौर से सुनते जाएं तो ये आसान है, मक्खन टाइप है। अभी क्लियर है भाई स्क्रीन। देखें, ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 क्या नाम दिया है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स 2 FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम रिडक्टेज और साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। ये आपका साइटो कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अभी अगर मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक अदद चीज होती है भाई, उसका नाम है FMN, फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड। एक प्रोटीन होती है जिसके पास FMN होता है। तो ये जो हमने कहा था कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसमें 3 चीजें होंगी। एक होगी FMN, दूसरी होगी FES आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, और तीसरा होगा UQ यूबिक्वानिन। कॉम्प्लेक्स 1 तो जनरल बात है ना, उसमें 3 चीजें हैं। तो एक हो गया FMN, दूसरा हो गया ये क्या FES, और तीसरा हो गया कोएंजाइम Q या यूबिक्वानिन। ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 जो है FADH डिहाइड्रोजिनेज है। ये कॉम्प्लेक्स 3 जो है आपका, ये क्या है, कौन सा है, इसमें आपके पास मिलेगी, इसमें आपको पास मिलेगी साइटोक्रोम B और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन और यूबिक्वानिन
और साइटोक्रोम। ठीक है ना, ये थोड़ी डिटेल है, पूछना नहीं, ये पूछेंगे नहीं ये क्या है ये क्या है, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स 3 में कौन कौन से आ गए? कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी को हमने कहा था, बस ये माइनर है भाई, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन और यूबिक्वानिन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स 4 में ये साइटोक्रोम ए, ये साइटोक्रोम ए3। ठीक है ना। अभी और बात सुने, अगर मैं कहूं NADH प्लस H देने आया हाइड्रोजन और कन्वर्ट हो गया NAD प्लस में, तो NADH क्या हुआ? ऑक्सीडाइज, और रिड्यूस किया किसको? कॉम्प्लेक्स 1 को। अब कॉम्प्लेक्स 1 में जो हाइड्रोजन लेता है फर्स्ट उसका नाम है FMN, फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब ये जब हाइड्रोजन लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FMN। आप कहेंगे FMNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो FMNH2 है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको? FES। इसके पास +3 चार्ज होती है, +3 चार्ज होती है FES के पास। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस FMNH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मुझे बताएं चार्ज बढ़ेगी या कम होगी? इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, सिर्फ प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो +3 से इसकी चार्ज बन जाएगी +2, डिक्रीज होगी। तो आप बुक में देखेंगे सिंध वाले में, तो ऐसे लिखा हुआ है कि FMNH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वही FMN में। जब हाइड्रोजन देगा किसको? जब ये हाइड्रोजन अपने देगा Fe+3 को, तो ये हाइड्रोजन लेकर कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में। और ये Fe+2 जब अपने हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रॉन आगे देगा किसको देगा? यूबिक्वानिन को देगा, तो ये फिर वही बन जाएगा Fe+3। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी लास्ट तक। फाइनली ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर पानी बना के निकल जाएगी। ठीक है ना। ये चीजें रटनी नहीं कि ये यहाँ पे FMN भी है, ये फिगर दी हुई होती है ना बुक्स में, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बता दी बस। और ये बात आपकी यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है ना, आगे चलें। ये क्या है भाई? ये फेडरल, आपके फेडरल टेक्स्ट की पिक्चर है। ये आपकी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे होगी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गई। यहाँ पे PMF आपका क्या हो गया? इंक्रीज, यानी ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, 4 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं बाहर। ठीक है ना। तो जब ये प्रोटॉन पंप हो जाएंगे तो ATP बनाने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स काम करेगा? फाइव कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? F0 F1 पार्टिकल, या मिला के कहें तो ऑक्सीजोम। ये उसका F0 चैनल है और F1 हेड है। F1 हेड है, इस हेड के पास एंजाइम है एटीपेज, जो ADP से ATP बनाएगा। ये एडिनोसाइन ये कब बनाएगा? जब यहाँ से प्रोटॉन निकलेंगे तो उनमें से एनर्जी निकलेगी, जैसे ना पानी गिरता है टरबाइन पे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ऐसे ये प्रोटॉन जब निकलेंगे प्रेशर से, फोर्स से, उन प्रोटॉन के रिलीज होने से जो एनर्जी निकलेगी उससे ATP बनाई जाएगी। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से एनर्जी बनती है ATP। यहाँ पे तो कुछ उल्टा हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है भाई, ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट ही इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन ना होते तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता, अगर ETC नहीं होती तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता, अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनता तो ATP बनती। तो ये जो ATP बन रही है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से बन रही है। हाँ, बन वहां पे रही है, फास्फोराइलेशन वो है। अभी सुने, इलेक्ट्रॉन इस ATP बनाने के लिए क्या क्या किया है भाई आपने? क्या क्या किया है आपने? क्या कहेंगे सर? और कुछ भी नहीं कहा, एक लफ्ज में हम अगर कहें तो PMF को इंक्रीज किया है।
एक लफ्ज में कहें तो पीएमएफ को इंक्रीज किया है एटीपी बनाने के लिए, है ना। तो ये जो पीएमएफ का इंक्रीज करना है और उसके बाद इन प्रोटॉन का अंदर ट्रांसफर होना है या ये बाहर ट्रांसफर होना है, इस सारा जो मैकेनिज्म चल रहा है एटीपी बनाने के लिए, जो मैकेनिज्म चल रहा है, इसको कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस और फास्फोराइलेशन में फर्क क्या है भाई? फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना, और केमी ऑस्मोसिस उस एटीपी के बनने के लिए जो सारा मैकेनिज्म चला है, जो ईटीसी चली है, जो प्रोटॉन पंप हुए हैं, जो पीएमएफ इंक्रीज हुआ है, जो प्रोटॉन अंदर आए हैं, ये सारा मैकेनिज्म, जो फंक्शन, जो वर्क है, उस सारे वर्क को हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, दैट्स गुड। अभी ये आपका क्लियर हो गया। आगे मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाने वाला हूं। ये क्या लिखा हुआ है मैंने, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। भाई ये आपको पढ़ने और आपने टेंशन खत्म करनी है कि हमने जो पढ़ा है वो बुक के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंजाब में एक और ढंग से लिखी हुई है, फेडरल में एक और ढंग है उसका, सिंध में एक और है, केपीके में कुछ और है। तो मैंने सारे टेक्स्ट से आपकी जो ईटीसी है वो कवर करवाई है सबसे तकरीबन। स्क्रीन इज नॉट क्लियर सर। सर स्क्रीन क्लियर है, अभी क्लियर है। हाँ अभी क्लियर नहीं है स्क्रीन? हाँ क्लियर है ना, चलो आ जाएं। देखें अभी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट की बात कर रहा है, कंपोनेंट की, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा। देखें कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूड NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स भी हो गया, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स भी हो गया। इसको कहा ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ही कह सकते हैं। इसमें फिर एक दो तीन और हैं जो इसके लिए काम करते हैं। दूसरा FADH डिहाइड्रोजिनेज, ये कंपोनेंट भी हो गया, कॉम्प्लेक्स भी हो गया। और कोएंजाइम Q जो इन दोनों के लिए काम करता है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इन दोनों के लिए काम करता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। ये साइटोक्रोम C, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, ये कंपोनेंट है, ये थर्ड का ही मेंबर है, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए बीच में काम करता है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यानी A और A3 की बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन, अब बुक ने क्या लिखा है, NADH is oxidized when react with NADH. NADH is oxidized when react with NADH dehydrogenase complex. NADH dehydrogenase complex से जब रिएक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन, नाउ मूव टू द कोएंजाइम Q, यानी यहाँ पे NADH आएगी, कोएंजाइम Q के थ्रू आगे जाएंगे। कोएंजाइम Q, if FADH is oxidized through the ETC, it is also hands over the electron to the coenzyme Q. सही बात है, NADH ऑक्सीडाइज हो या FADH, इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, कोएंजाइम Q को, वो आगे पहुंचाएगा। तो कोई ना कोई एक होगा यूज यहाँ पे, ठीक है ना। मैं ये हरू भरू पढ़ रहा हूँ, ये छोड़ना चाहिए, मैंने पढ़ा लिया है। तो FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो भी कोएंजाइम Q को देगा, फिर आगे आगे चलते चलते ये ट्रांसफर करते जाएंगे सर, जाएंगे सर। आगे दिखाऊं मैं आपको फेडरल की लाइंस, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से दिखा रहा हूं। द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोएंजाइम Q नाउ ट्रांसफर टू द साइटोक्रोम रिडक्टेज यानी कॉम्प्लेक्स 3 विच एंड ओवर। अभी मैं यहाँ पे आपके से पूछ रहा हूं कि साइटोक्रोम रिडक्टेज के पास गए, बी के पास गए या पहले सी के पास गए? आप कहेंगे बी के पास गए, आप कहेंगे बी के पास, गलती करेंगे आप, करेंगे, कर ली। यकीन है आपको बी के पास जाएंगे? यकीन है? हाँ तो करें, उड़ गया क्या यकीन? अभी हाँ का मैसेज नहीं आ रहा, बी के मैसेज आ गए। हाँ भाई बी के पास जाएंगे, तो पहले बी है, सी तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, वो बी से लेकर 4 तक लेके जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम सी लाइक कोएंजाइम Q, दिस इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। साइटोक्रोम C डिलीवर द इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब बताएं ऑक्सीडेज में से A को देगा या A3 को देगा? कमेंट प्लीज। फाइनली इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द ऑक्सीजन। तो फाइनल एक्सेप्टर कौन हो गया? ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन इज अल्टीमेट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ रिएक्टिव
each oxygen atom picks up a pair of pair of hydrogen ion from the मतलब मैट्रिक्स से लेगा, मैंने पढ़ाया है. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैरियर टू द नेक्स्ट इज यूज्ड टू प्रोटॉन पंप. ये बात मैंने पढ़ाई है, सुने. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू द नेक्स्ट इज यूज. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी, एटीपी नहीं, वो एनर्जी यूज करके प्रोटॉन को पंप किया जाएगा. ओके, वेरी गुड, पढ़ा हुआ है हमने. ये भाई चीजें सारी क्लियर हैं. चलें 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 आगे देखते हैं होता है क्या. ये तो दिखाएं मुझे, समझाएं तो मुझे. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको क्लियर हो गई. अभी मुझे कुछ चीजें समझनी है आपसे. आप मुझे जो बताएंगे, अब मुझे बताएं ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म में हुई है, NADH 2 बने हैं, सही बात है, 2 बने हैं, ठीक है. और चीजों को छोड़ दें, 2 NADH बनी है, ये काम किए हैं. 2 NAD थी, 2 NADH बनी है, ये 2. ये यूज होंगी कहां पर? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होंगी. और यहाँ पे इनमें से क्या बनेगी? ATP. मैं कहूंगा 4 ATP बनेगी. आप कहेंगे सर 6 ATP बनेगी. मैं कहूंगा दोनों बनेगी, 4 भी बनेगी 6 भी बनेगी, दोनों बन सकती हैं. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये 6 बनेगी, इन केस ऑफ यूकैरियोट ये 4 बनेगी. पढ़ाया था मैंने शटल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट. अच्छा, ओके 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 ओके, ये बात क्लियर है. तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिएक्शन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल मतलब लिंक रिएक्शन को मिला के मैं बात कर रहा हूं. अभी यहाँ पे लिंक रिएक्शन को मिला के बात कर रहा हूं मैं. लिंक रिएक्शन को मिला के 2 लिंक रिएक्शन वाले और 6 क्रेब्स साइकिल वाले, मतलब 8 NADH बने. ये 8 NADH यूज होंगे तो 8 × 3, तो ये कितने ATP बन जाएंगे भाई बताएं? 24 ATP बनेंगे. ठीक है ठीक है. और 2 FADH, ये भी क्रेब्स साइकिल के आपके ETC में यूज होंगे. 2 FADH कितने ATP बनाएंगे? 4. तो अगर ग्लाइकोलिसिस यूकैरियोट वाला है तो 4 ATP, 24 या 28 और 4 32 ATP भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनेंगे. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट. वाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट 6 ग्लाइकोलिसिस वाले, 24 लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल वाले NADH से और 4 FADH से, तो ये आपके हो गई 34 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से. अभी मेरा सवाल ये है, आपके पास टोटल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में कितनी ATP बनी प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में? सबस्ट्रेट लेवल कितनी बनी? 4. अभी मुझे बताएं यूकैरियोट में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से कितनी ATP बनेगी? यूकैरियोट में 4. ये प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोट में भी सेम ही बात है, सबस्ट्रेट लेवल 4. यूकैरियोट में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन OP जो बनेगी वो आपकी बनेगी 32 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर. तो 32 और 4 34, 32 और 4 36 ATP आपकी यूकैरियोट में नेट हो गई. 32 और 4 ग्लाइकोलिसिस वाली 36 आपके पास नेट हो गई. ठीक है, तो ये बात हम कवर करेंगे एक और स्लाइड से. मगर प्रोकैरियोट की बात करें तो ये बढ़ जाएगी. ये हमने पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था. ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में और पायरुवेट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, अमाइनो एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं. पढ़ाया था मैंने फेट ऑफ रेस्पिरेशन में, जो लिपिड की बात की थी कि लिपिड यूज होगी. कुछ चीजें यहाँ पे समझाने की हैं, बाकी पढ़ाया था मैंने. हाँ, तो यहाँ पे देखें ये पायरुविक एसिड बना, मतलब ये ग्लाइकोलिसिस हो गई. अब ये ग्लाइसरोल जो है DHAP में कन्वर्ट होता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस से लेता है, स्टार्ट लेता है. और जो फेट्स हैं फैटी एसिड में टूटकर ये आपके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल से हिस्सा लेती हैं, मैंने पढ़ाया था. ठीक है ना. और जो प्रोटीन्स हैं उनमें डीएमिनेशन होती है, अमाइनो ग्रुप निकलता है, अमोनिया बनती है, और ये अमाइनो एसिड जो है वो पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. मतलब लिंक क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये मैंने चीजें आपको बताई थी. ठीक है ना.
तकरीबन जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल है। ये देखें पायरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो है अमाइनो एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में करना, ये इरिवर्सिबल। एसिटाइल कोएंजाइम से अमाइनो एसिड नहीं बन सकते, मगर अमाइनो एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन सकता है। तो ये आपका दूसरा हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक हो गया सर? ओके। अभी 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 ये क्या हो गया? ये सवाल आ गए भाई, पीएमसी वाले सवाल आ गए। कौन बताएगा सवाल मुझे? सवाल नंबर 1 फर्स्ट का कौन जवाब देगा भाई? एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन से सवाल है। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द यीस्ट। यीस्ट क्या बनाएगा? मैं आपके जवाब सुनता जाऊंगा। इथाइल अल्कोहल एंड CO2। बच्चों ने कहा है, बिल्कुल सही। मुझे क्या एतराज है, आप कह रहे हैं तो। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन only -% of the energy produced from the glucose chemical bond of glucose converted into ATP। कितना परसेंट ATP बनेगी? वैसे 36 बनती हैं एरोबिक में और एनारोबिक में 2, तो 2 36 का 2% हो गया, ठीक है ना? 2%। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 36 या 38 बनती है, 38 बनती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट बॉडी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भाई मसल में होती है। इन एन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, मतलब इथाइल अल्कोहल। और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक हो गया सर? आ जाएं सर, ये पीएमसी वाले एमसीक्यूज हैं। ये देखें। पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू डैश इन यीस्ट। पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं, इन यीस्ट पायरुवेट ब्रोकन डाउन इनटू डैश इन यीस्ट। अल्कोहल लैक्टिक एसिड तो होगा ही नहीं, ऑल ऑफ देम कह रहा है, तो क्या करें हम? बी करें, बिल्कुल ओके। अच्छा, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑल ABC। लैक्टिक एसिड बी करें, आप कह रहे हैं सही है एनारोबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, रिलीज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भाई रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, ब्रीदिंग। रिलीज एनर्जी होती है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कहां पे होगी? ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये सही है। स्टेटमेंट गलत है, मतलब सही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से सवाल है भाई, गौर से सुनने हैं भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से सवाल। ऑक्सीजन प्ले डैश रोल इन रेस्पिरेशन। इट कंबाइन विद एसिटाइल कोएंजाइम स्टार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। नहीं। इट कंबाइन विद एसिटाइल कोएंजाइम नहीं। इट प्ले रोल, नो रोल नहीं भाई, रोल है। इट इज गिवन ऑफ एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। नहीं, ऑक्सीडेशन का। इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ, ये बात सही है। एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डी सही होगा भाई। यहां पे देखें ये जो सवाल है आपका, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ETC इन एनिमल? एनिमल आपको कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर, होशियार बन रहा है। ETC का ऑक्सीजन ETC का प्रोडक्ट है क्या भाई? ऑक्सीजन प्रोडक्ट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एक निकलती है लिंक रिएक्शन में और दूसरी क्रेब्स साइकिल में। ये इस साल 2022 में सवाल आएगा भाई। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे नहीं निकलती या कहां पे निकलती है? तो ग्लाइकोलाइसिस में नहीं निकलती, लिंक रिएक्शन में निकलती है। कितनी निकलती है आपको पता होगा, क्रेब्स साइकिल में कितनी निकलेगी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपके, माल्टोज शुगर है आपके पास, माल्टोज, वो रेस्पिरेशन में यूज होगा। अब आप सोचेंगे कैसे यूज होगा? जब माल्टोज यूज होगा ओनली एंड ओनली क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो कितनी CO2 बनाएगा? क्रेब्स साइकिल में कितनी CO2 बनाएगा? अब क्या समझना है यहाँ पे आपको? लेक्चर के बाद कमेंट में जवाब दे देना आप। माल्टोज से क्रेब्स साइकिल कितनी हो सकती हैं? एक क्रेब्स साइकिल से 2 CO2, बाकी आप खुद जान लें। बच्चे बहुत स्पेशल फास्ट हैं, अभी बता गए कुछ। हाउ डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज जनरेटेड? ATP। संबायोसिस है? नहीं भाई,
केमियोस्मोसिस, हाँ सही है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। तो सिम्बायोसिस यहाँ पे कौन से कहां से आ गई, सही। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एटीपी इन एनिमल? एंड प्रोडक्ट एटीपी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, या बोथ ए एंड सी? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, क्या कहते हैं आप? एटीपी भी बनती है और ऑक्सीजन भी बनती है, ओ वाटर भी बनता है, मेटाबॉलिक वाटर, ऑक्सीजन यूज होकर। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये वही बात कर रहा है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अभी साइटोक्रोम ए इज ऑक्सीडाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन ईटीसी? साइटोक्रोम ए को कौन ऑक्सीडाइज करेगा भाई, बताएं जल्दी। ए को कौन ऑक्सीडाइज करेगा? साइटोक्रोम ए3, बिल्कुल। व्हाट इज द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ईटीसी ऑफ प्लांट? कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, ये आपने नहीं पढ़ी भाई, ये मैंने नहीं पढ़ाई आपको, ये प्लांट के ईटीसी का सवाल है। पी क्यू प्लास्टोक्वानिन जो है ना, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। पीसी नहीं, पीटीपीओ नहीं, पी क्यू प्लास्टोक्वानिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। हाँ, ये प्लांट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फोटोसिंथेसिस वाली पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे पी क्यू, ये रेस्पिरेशन वाली नहीं है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस वाली है। हाँ होती है, मैंने नहीं पढ़ाई ना भाई, फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा। कोएंजाइम क्यू इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, कोएंजाइम क्यू को कौन ऑक्सीडाइज करेगा? साइटोक्रोम बी, वो लेता है इसे। साइटोक्रोम बी इज रिड्यूस्ड बाय, साइटोक्रोम बी इज रिड्यूस्ड बाय मतलब साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? साइटोक्रोम बी को, वही कोएंजाइम क्यू। ओके, थोड़ी सी टेक्निक है एमसीक्यूज में, पीएमसी वाले में, इतना बड़ी उलझने नहीं है कि हम कह लें। अच्छा, मैं अभी भी एमसीक्यूज जल्दी में करवा रहा हूँ, पिछली बार भी जल्दी में मैंने दो आपको एमसीक्यूज इधर उधर बता दिए थे। एक एमसीक्यूज जो जाइमोजिन ग्रेन्यूल था ना, जाइमोजिन ग्रेन्यूल, वो तो करेक्ट कर लें, वो जाइमोजिन वाला सही था, मैंने स्टेटमेंट को सही समझा ही नहीं, टाइम होता ही नहीं आपके पास, मेरा फिर क्लास होता है तो जल्दी जल्दी में इधर उधर को घुमा लेते हैं। जो जाइमोजिन वाला था ना, वो स्टेटमेंट थी कि, स्टेटमेंट मुझे याद है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इनएक्टिव एंजाइम का प्रीकासर है। मैंने पढ़ा था एंजाइम का प्रीकासर है, तो एपो एंजाइम का प्रीकासर है, मगर इनएक्टिव एंजाइम का प्रीकासर है, जिससे इनएक्टिव एंजाइम बने। तो जाइमोजिन ग्रेन्यूल क्या है? एंजाइम, उसके ये एंजाइम हो गया, उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एपोएंजाइम हो गया। अब इसके पास कवर है, ये जाइमोजिन ग्रेन्यूल हो गया, कवर उतरेगा तो क्या बनेगा? एपोएंजाइम बनेगा। देखें, इनएक्टिव एंजाइम का प्रीकासर कौन हो गया? जाइमोजिन ग्रेन्यूल हो गया, ठीक है ना। हाँ, इनएक्टिव का प्रीकासर यानी एपोएंजाइम का प्रीकासर पूछ रहा है। हमने ऐसे सोचा था कि एंजाइम का प्रीकासर, तो एपोएंजाइम होना था, इनएक्टिव एंजाइम का प्रीकासर। हाँ, तो ये करेक्ट एक और भी था, अभी याद नहीं आ रहा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी के हवाले से था कोई। अच्छा, यहाँ पे एंजाइम फॉर द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आर प्रेजेंट ऑन, एंजाइम फॉर द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाले एंजाइम कहाँ पे होंगे? क्रिस्टी पर होंगे, इनर कंपार्टमेंट में होंगे, आउटर कंपार्टमेंट में होंगे, आउटर मेम्ब्रेन पर होंगे, ईटीसी में होंगे, ईटीसी क्रिस्टी पर होती है यानी इनर मेम्ब्रेन पर होती है, सही है। Electron from NADH accepted by oxygen from how many ATPs? Electrons from NADH accepted by oxygen forms how many ATPs? हाँ भाई, कौन बताएगा? NADH जब जाएगा तो 3 ATP बनाएगा, क्योंकि 10 प्रोटॉन बनाता है, एक ATP के लिए 3 प्रोटॉन निकलेंगे, 3 एक के लिए 3, दूसरी के लिए 3, तीसरे 9 प्रोटॉन से 3 ATP बन जाएंगी, एक प्रोटॉन और बच जाएगा, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज 3 ATP बनेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर इन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होती है ये आपको पता है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। द टर्मिनल कैरियर ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन ईटीसी, टर्मिनल कैरियर ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स
प्रेजेंट इन ईटीसी। हाँ भाई, टर्मिनल कौन है? हाँ ए है, वैसे तो A3 है, ए सही है। अगर नन का भी ऑप्शन है, ये टर्मिनल कैरियर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है तो ए कह सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है तो ए कह सकते हैं, ए पूरे कॉम्प्लेक्स को कह सकते हैं। कंपोनेंट में ए जुदा है, A3 जुदा है। NADH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, हाँ भाई NADH को कौन ऑक्सीडाइज करेगा? NADH। कोएंजाइम क्यू। अगर मैं अभी आपसे पूछूं NADH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय FMN क्यू, साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A, अब क्या कहेंगे? अब क्यों कहेंगे आप? अब आप FMN कहेंगे। अगर FMN का ऑप्शन भी दूं, FMN का ना दूं, FES का पूछूं, फिर कोएंजाइम क्यू कहूं तो आप FES कहेंगे, फिर कोएंजाइम क्यू। ठीक है ना? तो दिया ही नहीं इनका जिक्र तो पूछ भी नहीं रहे। ये पंजाब की लाइन है, ये देखिए ना, एमसीक्यू पंजाब के हवाले से हैं। पंजाब के बुक में ऐसे है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NADH दे रही है, सीधा इसने कोएंजाइम क्यू बनाया है। देखें पंजाब वाले बुक में कोएंजाइम यहाँ पे कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स है, उसके पास कोएंजाइम क्यू है। फिर आप इसने बनाया है कॉम्प्लेक्स 2, और फिर बनाया है कॉम्प्लेक्स 3 का, कॉम्प्लेक्स 3 का भी इसने बनाया है, ऐसे ऐसे बनाया है। इसको नाम दिया है B, इसको नाम दिया है C, इसको नाम दिया है A, इसको नाम दिया है A3। नाम भी नहीं दिया, बल्कि ऐसे बना के लिए है बस। 18 छोड़ दिया। कैंसर सेल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ ATP, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ ATP। हाँ, कैंसर सेल को इतनी 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 बड़ी बड़ी बहुत सारी एनर्जी चाहिए। कौन कैंसर सेल को बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा? ग्लाइकोलाइसिस नहीं, क्रेब्स साइकिल नहीं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी भाई यहाँ पे मुकाबला सख्त है, मुकाबला सख्त है। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करेंगे या ITC करेंगे? बात तो एक ही हो गई ना। हाँ बताएं, क्या करेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करेंगे, ETC नहीं करेंगे। ETC का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी एक NADH से आप 3, अगर एक FADH से 2 ATP बनाएंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब जितनी भी एक ग्लूकोज से NADH FADH यूज होंगी, यानी यूकैरियोट के केस में 32 या प्रोकैरियोट के केस में 34 ATP आपकी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बनेगी। आई बात समझ आई? खोपड़ी ने काम किया, खोपड़ी ने काम, है ना भाई। मेरा घर जाने का टाइम हो गया है ऑलरेडी, मैंने बहुत क्लासेस ली हैं, तो अभी सर वाले कह रहे हैं जल्दी से निकल जाएं, तो हम भी कुछ पढ़ा लें। आखिरी में हम जा रहे हैं, आखिरी में हम जा रहे हैं। ये यहाँ पर, हाँ ये देखें, सक्सीनेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म। सक्सीनेट ऑक्सीडाइज होगा तो क्या फॉर्म होगा? हाँ भाई, सक्सीनेट ऑक्सीडाइज होगा, मतलब सक्सीनेट से हाइड्रोजन निकलेंगे तो FAD बनेगा। क्यों भाई? FADH बनेगा। इफ अ मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड इट गेन, ये आपको पता है, एनर्जी गेन करेगा। हाँ सही है, हाइड्रोजन प्रोटॉन सही है, इलेक्ट्रॉन ऑल ऑफ देम होगा, सही है ना? तो ATP सिंथेसिस लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियन। ATP सिंथेसिस जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन पर है। हाँ, स्पेस पे नहीं, नहीं नहीं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये सही होगा। ये टेक्निकल सवाल आखिरी सॉल्व करें तो मैं जाऊं। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल? हाँ भाई, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, जल्दी बताएं। ऑक्जेलो एसीटेट। यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, देखें, सक्सीनेट नहीं, फ्यूमरेट नहीं, मेलेट नहीं, लास्ट में क्रेब्स साइकिल खत्म जब होगी ऑक्जेलो एसीटिक होगा, शुरुआत में आपका सिट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।